नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अभ्यास विद असगर में। आज हम लोग हिंदी की पहली कक्षा पढ़ने जा रहे हैं और इस पहली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनको वर्णमाला बिल्कुल नहीं समझ में आती है, तो आज हम लोग बहुत ही इत्मीनान से वर्णमाला के एक एक पॉइंट को समझेंगे। जहाँ पर थोड़ी भी कन्फ्यूजन होगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वर्णमाला की तरफ। दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। जैसे आपको एक माला बनाना है, अगर आपको माला बनाना है तो आप क्या करेंगे, कई सारे रंग बिरंगे फूलों को लेंगे और फूलों को लेने के बाद उनको एक विशेष क्रम में सजाएंगे और विशेष क्रम में सजाएंगे इस प्रकार से ताकि वो आकर्षक भी लगे और सभी फूलों का इस्तेमाल भी हो जाए। ठीक उसी तरीके से जितने भी हिंदी में वर्ण होते हैं उन वर्णों को जब एक व्यवस्थित समूह में सजाते हैं तो वो बनता है वर्णमाला। यानी यहाँ से वर्णमाला की परिभाषा क्या बनती है? वर्णमाला की परिभाषा बनती है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला, ठीक है। अब वर्णमाला के बारे में जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वर्ण क्या होता है। तो आइए देखते हैं वर्ण क्या होता है। दोस्तों, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है ध्वनि या वर्ण, ठीक है। जैसे आप कुछ बोलते हैं, एक साउंड निकलता है आपसे, एक ध्वनि निकलता है। जैसे आपने बोल दिया पानी, आपने पानी बोला, सामने वाला व्यक्ति को समझ में आ गया कि पानी, अच्छा वो पीने वाला जो चीज़ होता है उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपने पानी बोला तो सबसे पहले निकला क्या होगा? प से शुरुआत हुआ होगा। यानी प से अगर शुरुआत हुआ तो वो स्टार्टिंग है, वो सबसे छोटा पॉइंट है। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? ध्वनि या वर्ण कहलाती है। अब यही जो वर्ण है ये जब आगे की ओर बढ़ता है तो ये भाषा बन जाता है। कैसे भाई? देखते हैं। जैसे आप कहते हैं वर्ण को लेते हैं तो वर्णों से मिलकर बनता है अक्षर। अक्षरों का समूह कहलाता है पद या शब्द। पदों का समूह कहलाता है पदबंध। पदबंधों का समूह कहलाता है उपवाक्य और उपवाक्यों का समूह कहलाता है वाक्य और वाक्य से बन जाती है भाषा। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई? वर्ण कहलाई। यानी किसी भी भाषा का निर्माण या हिंदी भाषा के निर्माण जब होगा तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। कुछ यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, उनको कन्फ्यूज़न होगा तो उनको थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं इसको इंग्लिश में भी समझकर। जैसे वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट, अक्षर को हम कहते हैं लेटर, पद को हम या शब्द को हम एज यू नो दैट वर्ड कहते हैं, पदबंध को हम फ्रेज कहते हैं, उपवाक्य को हम क्लॉज कहते हैं, वाक्य को आप जानते हैं सेंटेंस कहते हैं और भाषा आपको पता है लैंग्वेज, ठीक है। यानी अल्फ़ाबेट से लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लास, क्लास से सेंटेंस और सेंटेंस से लैंग्वेज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा इसको हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा राम, ठीक है।
अगर आप राम शब्द को डिफाइन करते हैं तो राम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है रा और दूसरा है राम जो शब्द है ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। पहला होता है रा और दूसरा होता है म। अब ये जो दो अक्षर हैं ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं, जिसमें र और आ है और यहाँ म और अ है। ठीक, अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये जो रा है ये र और आ है, और र के नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है। म है तो म के नीचे हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है। अगर हलंत लगा हुआ है तो वो वर्ण है, अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो वो अक्षर है। ठीक है, अब ज़रा इसको हम बोल के समझते हैं। ज़रा देखिए, जैसे हम बोलते हैं म, ये क्या है? अक्षर है। लेकिन अगर आप बोलें म, यहाँ पर देखिए ठहराव नहीं है। जब ठहराव आ जाए या आप शब्दों में इसकी हम बात करें एक परिभाषा के तौर पर कि जो स्वरयुक्त वर्ण होते हैं वो अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, अगर प के साथ हम अ जोड़ दें, आ जोड़ दें, ई जोड़ दें, जो भी स्वर हैं सारे स्वरों को अगर हम जोड़ देते हैं एक एक करके तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा अक्षर। जैसे आप लोग 12 खड़ी पढ़े होंगे, क, का, की, कु, है ना, पढ़े हैं इसको। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? अक्षर बोलते हैं। और अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो, यानी अनश्वर हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पदबंध बनाना है तो आपने कह दिया कि राम की माता। अब ये क्या हो गया भाई? ये पदों का एक पद राम है, एक पद की है, एक पद माता है, तो राम की माता क्या कहलाएगा? पदबंध कहला जाएगा। ठीक है, राम की माता आई और हम लोगों को खाना खिलाई। अब राम की माता आई एक उपवाक्य है और हम लोगों को खाना खिलाई ये दूसरा उपवाक्य है, और दोनों को और से जोड़ा गया है तो ये उपवाक्य हो गया। उपवाक्य से वाक्य का निर्माण हो जाता है। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक, अच्छा, अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि वर्णमाला है, वर्णमाला में मूलतः वर्ण कितने होते हैं? तो ज़रा हम समझते हैं कि मूलतः वर्ण की संख्या कितनी है। जो मूलतः वर्ण होते हैं उसे हम दो भाग में बोल सकते हैं। एक हम बोलेंगे उच्चारण के आधार पर और दूसरा हम बोलेंगे लिखने के आधार पर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इत्मीनान से देखिए। उच्चारण है, उच्चारण के आधार पर और लिखने के आधार पर। अगर आप उच्चारण के आधार पर चलते हैं तो जो मूल वर्ण हैं वो 45 होते हैं, और जो लिखने के आधार पर होते हैं वो होते हैं 52। उच्चारण के आधार पर 45 कैसे होते हैं? इसमें स्वरों की संख्या होती है 10, व्यंजन यानी शुद्ध व्यंजन की संख्या होती है 33, और द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है 2। तो 33 2 35 और 35 10 हो जाएगा 45। ठीक है, यहीं पर लिखने के आधार पर होते हैं 52। अब लिखने के आधार पर 52 कैसे होते हैं भाई? जैसे इसमें स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। व्यंजन कितने होते हैं? 33 हो जाते हैं। जोड़ते जाइएगा, 33 और 13 कितना हो गया भाई? 46 हो गया। ठीक है, 46 हो गया। द्विगुण व्यंजन ले लीजिए 2, 46 2 48 हो गया। और संयुक्त व्यंजन ले लीजिए, संयुक्त व्यंजन ये होते हैं 4। इस तरीके से लिखने के आधार पर कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 52 और उच्चारण के आधार पर हो जाती है 45। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि आखिर ये 3 स्वर कहाँ से बढ़ गए दोस्तों। जैसे हम जब लिखते हैं तो लिखने में 3 लेटर ज़्यादा यूज होते हैं, 3 स्वर ज़्यादा यूज होते हैं। 3 स्वर कौन से ज़्यादा होते हैं? एक होता है रि, दूसरा होता है अंग, और तीसरा होता है अ। ठीक है, ये तीनों लिखने के आधार पर तो हैं, लेकिन उच्चारण या बोलने के आधार पर इनका प्रयोग नहीं होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये अयोग व हमें आते हैं। ठीक है, उसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ज़रा देखते हैं कि ये जो द्विगुण व्यंजन है ये क्या होता है और संयुक्त व्यंजन है ये क्या होता है। इनसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो द्विगुण व्यंजन होता है
द्विगुण व्यंजन होता है। तो द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। अभी हमने लिखवाया, एक होता है ड़ और एक होता है ढ़, ठीक है, ड़ और ढ़। अब ये कैसे? जैसे जो हिंदी है, हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत। यानी हिंदी का निर्माण कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। तो जितने वर्ण हैं वो ज़्यादातर वर्ण कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। लेकिन संस्कृत में ड और ढ है, ड़ और ढ नहीं है। अब ड और ढ के नीचे एक एक बिंदी लगा दिया हमने, ठीक है, इन दोनों के नीचे हमने बिंदी लगा दिया। अब ये 2 गुण रख रहे हैं, एक ड का और एक ड़ बिंदी है जो, ठीक है। तो ड़ का और ढ़, तो ये दोनों क्या है? द्विगुण व्यंजन होते हैं। पूछेगा कि ड़ और ढ़ किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? द्विगुण, 2 गुण रखे हुए हैं, इसलिए द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। वहीं पर संयुक्त व्यंजन क्या होता है भाई? संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसको ज़रा समझ लीजिए। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, और श्र, ठीक है। अब छ, त्र, ज्ञ, श्र, लास्ट के 4। अब ये छ, त्र, ज्ञ, श्र किससे बने होते हैं? इससे सवाल पूछता है। तो ये क और मूर्धन्य स से बना होता है, त्र, त और र से बना रहता है, ज्ञ, ज और यहाँ से बना हुआ है, और श्र, स और र से बना हुआ है, ठीक है। ज़रा इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। जैसे आप कहें KSH, ठीक है, छ को कैसे लिखते हैं? KSH। तो ये KSH स हो गया। त्र कैसे लिखते हैं आप इंग्लिश में? TR, त्र। तो त और र हो गया त्र। ज्ञ अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे आप? ज बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ वाला ये जो हिस्सा है उसको यहाँ पर बना लीजिए। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ज्ञ, ठीक। और श्र कैसे लिखेंगे भाई? SH R, श्रीमान, तो श र हो जाएगा श्र। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस तरीके से, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि त्रिशूल शब्द के लिए हिंदी शब्दकोश में हमें किस अक्षर को खोजना पड़ेगा या किस अक्षर पर जाना होगा। तो देखो भाई, त्रिशूल आप जाओगे तो त्रिशूल कैसे लिखा है इंग्लिश में? TRISHUL। तो सबसे पहले कहाँ जाओगे? टी पे, यानी कहाँ पे जाओगे? त पे जाओगे, तब ने उसके अंदर फिर र पे जाओगे तो त्रिशूल मिलेगा। तो त्रिशूल के लिए कहाँ जाना होगा? त में जाना होगा। इसी तरफ शब्द पूछ दिया कि ज्ञानी शब्द हिंदी शब्दकोश में कहाँ मिलेगा? ज्ञानी शब्द हिंदी शब्दकोश में कहाँ मिलेगा? तो भाई आप लोग कहाँ जाएंगे? आप चले जाएंगे ग में, और ग में खोजेंगे कि ज्ञानी कहाँ है, ज्ञानी कहाँ है, ज्ञानी कहाँ है। ज्ञानी मिल ही नहीं रहा है भाई, आपका ज्ञान एकदम धरा का धरा रह गया। अब यहाँ पर हो जाएगी दिक्कत। इसलिए याद रखिएगा कि ज्ञानी शब्द में जो ज्ञा है वो कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा ज में और उसके बाद या में, ठीक है। यानी सबसे पहले आप ज में जाएंगे और उसके आगे का लेटर जहाँ या लिखा होगा वहीं पर होगा ज्ञ, और ज्ञ से संबंधित सारे शब्द पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप खोज रहे हैं कि भाई हमें ये बताइए कि ये श्रीमान कहाँ लिखा हुआ है हिंदी शब्दकोश में। भाई श्रीमान कहाँ लिखा हुआ है? तो श्रीमान के लिए आप कहाँ जाएंगे भाई? पहले आप जाएंगे श में और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? र में। तो आपको मिल जाएगा श्र, ठीक है, और उससे संबंधित सारे शब्द मिल जाएंगे। आपको खोजना है कि भाई ये बताइए क्षेत्र कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्षेत्र आप खोजेंगे तो क्षेत्र कहाँ मिलेगा भाई? आप छ में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि क्षेत्र के लिए कहाँ जाएंगे? छ में जाएंगे। जी नहीं, इसमें कहाँ जाएंगे आप? क में जाएंगे, और क के आगे जहाँ पर भी अगला मूर्धन्य स होगा वहाँ पर आपको मिल जाएगा छ और उससे संबंधित शब्द या क्षेत्र मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, ड़ और ढ़, और संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। हम व्यंजन में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी मैं केवल आ गया है बात तो बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो
आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वास्तव में हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है। अगर पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे कितना, 11। ठीक है, यानी अगर ऑप्शन दे दिया कि बताइए स्वरों की संख्या 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, कितनी है, तो आप क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। आप 13 और 10 नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, इसके बाद व्यंजन कितने होते हैं, तो भाई कुल पहले वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण होते हैं 52। अब 52 में से अगर आपको 11 याद है तो क्या करेंगे, 52 में से 11 घटा दीजिए और अब जो बचता है वो कितना बचेगा, 2 में से 1 घटा 1 और 5 में से 1 घटा 4, यानी व्यंजन कितने हो गए, 41 हो गए। लेकिन कुल व्यंजन 41 हो गए। इसमें से शुद्ध व्यंजन कितने हैं, 33 है। ठीक है, अच्छा ये हो गया भाई। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जब हम वर्गीकरण करते हैं, कभी स्वरों का वर्गीकरण करेंगे और फिर व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो स्वरों को पहले हम लिख लेते हैं। अ है, आ है, ई है, ऊ है, ऊ है, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, और यही हैं आपके। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 स्वर होते हैं। लेकिन इन 11 स्वरों को जब वर्गीकृत किया जाता है तो कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रकार हम लोग चलते हैं उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अगर आप उच्चारण या मात्रा के आधार पर चलेंगे तो जो स्वरों की संख्या है वो 3 प्रकार की हो जाती है। कौन कौन सा, एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं भाई, ह्रस्व स्वर का मतलब कि जिसको बोलने में, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे। वहीं दीर्घ क्या होगा, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे। ठीक है, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे। और प्लुत क्या होगा, जिसमें दीर्घ से अधिक समय लगे, जिसके उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे। ठीक है, देखो भाई उच्चारण, मात्रा असल में होता क्या है, मात्रा आप लोग समझते हैं आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा। वास्तव में मात्रा क्या है, क्या है भाई मात्रा, मात्रा का मतलब जैसे आप थोड़ी सी मात्रा में चीनी ले लिए, थोड़ी सी और ज़्यादा मात्रा में चीनी ले लीजिए, बहुत सी मात्रा में चीनी ले लीजिए, कम मात्रा में चीनी ले लीजिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई चीज़ है उसकी क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा घट रही है, बढ़ रही है। आप कुछ बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं अ, आप अ बोल रहे हैं, उसकी मात्रा ज़रा बढ़ा दीजिए तो आ निकल जाएगा, है ना। आप बोल रहे हैं ई, कम मात्रा में बोले हैं, ज़रा ज़्यादा मात्रा में बोलिए तो ई, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया आपने, है भाई। देखो थोड़ा साउंड जो है निकल सकता है ऐसा, ठीक है, ज़्यादा हंसना मत, पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ण हैं, स्वर हैं जिनको हम कम समय में उच्चारण में कम समय लगता है। इसमें 4 आते हैं, अ है, ई है, ऊ है और री है। ठीक है, इसके बाद दूसरे पे चलते हैं। तो दूसरे में जो ज़्यादा समय लेता है वो कौन सा है भाई। अब इनको छोड़कर जितने भी शेष स्वर होते हैं वो सब के सब दीर्घ स्वर होते हैं, यानी उनको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसे अ के बाद आप आ जाइए, आ है, ई है, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ये सब क्या है भाई,
दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब आते हैं कि प्लुत क्या होता है। प्लुत का मतलब जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे। अब दीर्घ से ज़्यादा समय कैसे लगेगा भाई? जैसे आप बोलते हैं नाम पुकारते हैं, जैसे आप कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको? जैसे मान लीजिए किसी का नाम आप पुकारते हैं, आप कहते हैं राम, यहाँ कहते हैं राम। अब रा को आप अगर र बोलते तो ह्रस्व होता, रा बोलते तो दीर्घ होता, लेकिन आप रा को भी और लंबा लेके जा रहे हैं। राम, इधर आओ, सुनो, कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ पर क्या हो गया कि रा के बाद ये गुरु 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 लग गया, यानी ये फिर दो मात्रा लेके जा रहा है, राम। तो ये क्या है? ये कहलाएगा प्लुत। अब ये जो मात्रा बीच में लगी है ये कहलाती है प्लुत। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? उच्चारण या मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व स्वर जिसके बोलने में कम समय लगे, दीर्घ स्वर जिसके बोलने में अधिक समय लगे, और प्लुत स्वर जिसके बोलने में दीर्घ से भी अधिक समय लगे। ठीक है, अब ये हो गया पहला वर्गीकरण। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसमें से एक प्रश्न बनता है। अब आते हैं दूसरे पर। ठीक, जब दूसरे पे आप चलेंगे तो दूसरा होता है ओठों की आकृति के आधार पर। होठों की आकृति या स्थिति का मतलब क्या होता है? होठों की स्थिति के आधार पर अगर आप किसी स्वर को बोल रहे हैं, उसको बोलने में 2 काम होगा। आपके होठ या तो गोल होंगे या तो गोल नहीं होंगे। अगर गोल होंगे तो गोल को हम बोलते हैं वृत्त, और उसके जैसा हो जाएगा तो वृत्तमुखी, यानी स्वर क्या हो जाएगा? वृत्तमुखी। और वहीं पर अगर आपका होठ गोल नहीं हुआ तो अवृत्तमुखी। जैसे अब भाई कोई स्वर बोलिए, इसमें से कौन सा स्वर आप बोलेंगे जिसको बोलने पर होठ जो है वो गोल हो जा रहा है? बताइए। जैसा बोलते हैं ओ, ठीक है, ऊ, ठीक है। अब ओ बोलने में होठ क्या हो रहे हैं? गोल घूम रहे हैं, ऊ, ओ। तो यहाँ पर जो होठों की स्थिति पर पहला प्रकार होता है वो होता है वृत्तमुखी, और दूसरा होता है अवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी जब उच्चारण में होठ वृत्ताकार बने, जब होठ की स्थिति क्या हो? वृत्ताकार हो, और यहाँ पर जब होठ की स्थिति वृत्ताकार या गोल न हो। ठीक है, अगर गोल हो रहा है तो वृत्तमुखी, और नहीं हो रहा है तो अवृत्तमुखी। अब पहचानना आसान है, ओ और ऊ को छोड़कर बाकी सारे अवृत्तमुखी हैं, और ओ और ऊ क्या है? वृत्तमुखी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 3, मुख द्वार खुलने के आधार पर। नंबर 3 आता है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खोलने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। इनको समझना आसान होगा इंग्लिश में। पहला होता है विवृत्त, दूसरा होता है अर्धविवृत्त, तीसरा होता है अर्धसंवृत्त, और चौथा होता है संवृत्त। ध्यान दीजिएगा भाई, अर्धविवृत्त, विवृत्त, अर्धविवृत्त, संवृत्त, अर्धसंवृत्त और संवृत्त। भाई देखो यहाँ पर जो बन रहे हैं इसको इंग्लिश में ज़रा समझो। विवृत्त को हम बोलते हैं इंग्लिश में ओपन, अर्धविवृत्त को बोलते हैं हाफ ओपन, अर्धसंवृत्त को बोलते हैं हाफ क्लोज्ड। ठीक है,
और संवृत्त को बोलते हैं क्लोज्ड। ठीक है, ये हाफ ओपेंड और ये ओपेंड। तो जो जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं और स्वर के उच्चारण करते समय मुख हमारा बंद है, ठीक है। अब हाँ, कन्फ्यूजन ज़रा होगा, ये बताइए हाफ ओपन और हाफ क्लोज में क्या डिफरेंस है। अगर एक आपका गिलास में पानी है और आधे गिलास पानी है तो आप क्या बोलेंगे, आधा गिलास पानी भरा है कि आधा गिलास पानी खाली है, क्या बोलेंगे। कंफ्यूज मत होइए, वो एग्ज़ाम्पल यहाँ सूट नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ज़रा दरवाज़ा आधा खोल दो तो आप क्या करेंगे। अगर आपसे बोलते हैं कि दरवाज़ा आधा खोल दो, इसका मतलब आप जाएंगे दरवाजे को खोलेंगे मगर आधा खोलेंगे, इसका मतलब दरवाज़ा पहले से बंद था तभी आप उसको खोलेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि दरवाज़ा आधा बंद कर दो, अब इसका मतलब कंडीशन ये आ गया कि आप जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है उसको आप बंद करेंगे लेकिन आधा बंद करेंगे। ठीक इसी तरीके से जब उच्चारण किया जाता है तो उच्चारण में बोलते समय कुछ स्वर क्या होते हैं कि मुंह बंद है, आधा खुला बोलने में, आधा खुला यानी हाफ ओपन हुआ यानी अर्ध विवृत्त हो गया। आधा मुंह खुला तो हाफ ओपन। अगर पूरा मुंह खुल गया, एकदम मुंह, उसको बोलते हैं पूरा खोल देना, क्या हो गया भाई, विवृत्त हो गया। अगर मुख आपका क्लोज कब होगा भाई, जब पहले से खुला हो, ठीक है, खुला होगा तो कहेंगे मुंह बंद करो, आधा बंद करोगे या पूरा बंद कर लोगे, ठीक है। तो उच्चारण करते समय अगर मुख पूरा खुल जाए, ठीक है, मुख पूरा खुले तो क्या होगा, विवृत्त। अगर आधा खुला तब क्या होगा भाई, अर्धविवृत्त। अगर आधा बंद हो गया तब क्या होगा, अर्धसंवृत्त। और पूरा बंद हो गया या लगभग बंद हो गया, पूरा बंद का मतलब क्या है, लगभग बंद हो गया, तब वो क्या होगा, संवृत्त हो गया। तो आप जब स्वरों का उच्चारण करेंगे, जैसे आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा स्वर है जिसको बोलने पे मुंह मेरा पूरा खुल जाता है, तो आप बोलेंगे आ जब कहते हैं, छोटे बच्चा हो ना, छोटा बच्चा, उसको जब खाना खिलाते हैं कहते हैं बेटा आ करो, ठीक है, आ करो, तो असल में उसको हम सिखा रहे हैं, बचपन से ही हिंदी सिखा रहे हैं ना कि आ करो, हैं, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, तो पूरा मुख खुले, ऐसे कौन सा स्वर है, एक ही स्वर है जो विवृत्त है और वो है आ, ठीक। फिर इसी तरीके से हम दूसरा चलते हैं कि अब अर्धविवृत्त में कौन होता है, अर्धविवृत्त में होता है अ, ए और ओ। ये क्या होते हैं, अ, ए और ओ, ये होते हैं अर्धविवृत्त, ठीक है। इसके बाद संवृत्त में आ जाओ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होता है संवृत्त। अब बताओ बचा कौन सा है, अब बचा है आपका ए और ओ, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं अर्धसंवृत्त, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। और लास्ट आता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर घोष होते हैं, ठीक है, सघोष होते हैं, इसमें किसी तरीके का हमें कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम अभी तक क्या पढ़े हैं भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है या वर्ण कहलाती है। जो वर्ण है, वर्ण से क्या बनता है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है, वर्णों का समूह कहलाता है अक्षर, अक्षर से बनता है पद, पद से बनता है पदबंध, पदबंध से बनता है पदबंध से बनता है उपवाक्य, और उपवाक्य से बनता है वाक्य, और वाक्य से बन जाता है भाषा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चले थे कि मूलतः जो हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 41, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा और ज़्यादा डीप क्वेश्चन कर देता है कि बोलने के आधार पर कितना होते हैं या लिखने के आधार पर कितना होते हैं, तो बोलने के आधार पर होते हैं 45 और लिखने के आधार पर होते हैं 52। इस 45 में 10 स्वर होते हैं और बाकी के 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें 2 द्विगुण व्यंजन सम्मिलित होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो 52 होते हैं, 52 में आपके 13 स्वर होते हैं, उसके बाद 33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होता है और 4 संयुक्त व्यंजन हो जाता है। इसके बाद हम लोग चले थे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वही स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर होता है
दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। और उसके बाद दूसरा हम लोग चले थे कि मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर होता है वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। और तीसरा हम लोग चले थे इससे पहले होठों की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी, और इसके बाद मुख द्वार खुलने के आधार पर विवृत्त, अर्धवृत्त, अर्धसंवृत्त और संवृत्त होता है। दो और छोटे छोटे प्रकार हैं, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं और देख के स्वर का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। तो चौथा आता है हवा का नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। हवा का नाक या मुंह से निकलने के आधार पर, जो हवा है जब उसको हम नाक या मुंह से निकालते हैं तो उस आधार पर दो प्रकार के बनते हैं। एक बनता है अनुनासिक और दूसरा बनता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक भाई, अनुनासिक का मतलब होता है कि जब किसी स्वर को आप बोल रहे हैं और बोलते समय यदि नाक में कंपन हो रहा है, कहते हैं ना नाक में ही बोल दिया, तो नाक में अगर कंपन हो रहा है तो वो अनुनासिक है, और अगर कंपन नहीं हो रहा है तो वो निर्नुनासिक है। सीधा सीधा आप समझ लीजिए, अगर अनुस्वार लगा हुआ है यानी बिंदी लगी हुई है तो वो अनुनासिक है, अगर बिंदी नहीं लगी हुई है तो वो निर्नुनासिक है। यानी आप सीधे कहेंगे कि अगर अ पर बिंदी लगी हुई है तो ये अनुनासिक है, अगर ई पे बिंदी लगी हुई है तो ये अनुनासिक है, लेकिन अगर केवल अ है या ई है तो ये निर्नुनासिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्वर का चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन क्या होता है। ठीक।